देखिए, बजट में हर व्यक्ति का अपना सोच होता है। कुछ जो जवान लड़के होते हैं वो ये सोचते हैं सिगरेट की दाम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कुछ जो होते हैं सिनेमा का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कुछ को लगता है कि मैं जब इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो डेली का शेयर मार्केट में कर रहा हूँ, उसको क्या फ़ायदा हुआ। कुछ ये सोचते हैं कि यार मैं जो कमा रहा था 5 लाख, आज मेरी सैलरी 4,99,000 है, कल 5 लाख होगी तो मेरा टैक्स कट जाएगा, उसके लिए एग्जेंटेड है। तो आपको सर्वस्पर्शी जब बजट बनाएंगे तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या है ना कि आप कुछ भी कर लीजिए, बाद में क्या आता है, बाद में ये आता है कांग्रेस का सुबह 9 बजे, 9:30 बजे वित्त मंत्री जी अगर कैबिनेट में गई होंगी तो सुबह 7:30 बजे ही कांग्रेस नेताओं ने लिख दिया होगा ये बजट भारत को डुबा देगा। अब बात करता हूँ इस टैक्स जो बजट आया है उसमें क्या चीज़ है। सबसे पहली बात कि जो सरकारी एम्प्लॉई जो रिटायर्ड होता था उसको आज 5वां वेतन आयोग का उसको मिलता था लिव इनकेसमेंट, आज उसको 8 गुना का फ़ायदा हुआ है, 3 लाख और कहाँ ये 25 लाख। सबसे पहला फ़ायदा टैक्स स्लैब देख लिया महिलाओं के लिए। दूसरा कि रोज़गार की बात अगर करते हैं तो सबसे ज़्यादा फिशरीज़ को टारगेट किया गया। फिशरीज़ वो योजना है जिसको लेकर के हमारे यहाँ आज तक उतनी बढ़िया बात नहीं हुई थी। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको लेकर के अब तक बात नहीं हुई थी भारत में, अब हो रही है एग्रीकल्चर में। और अभी आप बात कर रही थी कि एयरप्लेन के रेट बढ़ गए हैं, ठीक है, एयरप्लेन के रेट बढ़ गए हैं, लेकिन रेलवे में 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इस साल खर्च किया जाएगा बजट के। तो रेलवे को सुधार दो। और रेलवे में कौन सफ़र करता है, आप और हम जैसे मध्यवर्गीय लोग सफ़र करते हैं, उनको हाई स्पीड ट्रेन मिलेंगी, उसको अच्छी सुविधा मिलेंगे। जो एयरपोर्ट की सुविधा थी वो भी इस बजट में देखा जा रहा है। एमएसएमई का जो से लेकर के जो बहुत बड़े व्यापारी है उनको भी टैक्स में रिबेट मिल रहा है, तो एक उसको भी फ़ायदा है। और मज़े की बात, पहली बार दिल्ली और विभिन्न शहरों के प्रदूषण को भी बजट में इस बार एड्रेस किया गया। अगर ग्रीन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर जो पराली को हम उत्पादक बनाएंगे, खाद बनाएंगे, उसके लिए भी योजना दी गई। तो दिल्ली के प्रदूषण के लिए जो अक्सर बात होती थी उस प्रदूषण को भी आज संसद में बजट में एलोकेट किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब टैक्स में रिबेट मिलता है, मान लो मेरा पैसा बच गया तो मैं पैसा करूँगा क्या, मैं खरीदूँगा तो खरीदूँगा किससे, दुकान से। तो दुकान की भीड़ हुई, वहाँ एक रोज़गार बढ़ा। वो दुकान वाला किससे लिया, डिस्ट्रीब्यूटर या जो मैन्युफैक्चरर है, वहाँ पे रोज़गार आया। तो रोज़गार जो है वो कोई एक व्यक्ति नहीं दे रहा। और जब हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत और हम जब कहते हैं एमएसएमई, तो ये बात याद रखिए कि हम सेवक नहीं बना रहे हैं, हम इस भारत को सेवादार नहीं बना रहे हैं, हम इस भारत को वो बनाना चाहते हैं कि तुम प्रोड्यूस करो। जो बजट आया था, बजट में मोदी के नारे जो गूंजे हैं, उस पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये 2024 की लहर अभी से दिखना शुरू हो गई है? देखिए, लहर तो है, और लेकिन इस बजट को चुनावी बजट की तरह से देखेंगे तो नहीं होगा। मोदी जी का कभी भी वो चुनाव जीतने के लिए, सामने का कोई इलेक्शन को जीतने के लिए उनकी कोई योजना नहीं होती है। उनकी योजना वो होती है जो भारत को स्थायित्व दे। उनके लिए चुनाव जैसा, चूँकि पहले अगर चुनाव जीतना होता तो राज्यों में बहुत चुनाव थे। पहले के बजट जब आप देखिए तो कोई टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया, कोई लोक लुभावन ये भी ले लो वो भी ले लो, फ्री भी जो कहते हैं कि मुफ्त में, वो भी नहीं बांटा गया। मोदी सरकार कोई सबसे बड़ी यही एक यूएसपी है कि ये एक चुनाव को टारगेट करके कोई भी काम नहीं करती है। ये भारत को जब ये टारगेट है कि 2025 में हमको ट्रिलियन 5 लेकर के जाना है, और उसके बाद 25 की क्या योजना होगी, 25 वर्षों के बाद क्या योजना होगी, ये जो टारगेट है ये भारत को स्थायित्व देता है। और जब टैक्स में रिबेट मिलता है, मान लो मेरा पैसा बच गया तो मैं पैसा करूँगा क्या, मैं खरीदूँगा तो खरीदूँगा किससे, दुकान से। तो दुकान की भीड़ हुई, वहाँ एक रोज़गार बढ़ा। वो दुकान वाला किससे लिया, डिस्ट्रीब्यूटर या जो मैन्युफैक्चरर है, वहाँ पे रोज़गार आया। तो रोज़गार जो है वो कोई एक व्यक्ति नहीं दे रहा। और जब हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत और हम जब कहते हैं एमएसएमई, तो ये बात याद रखिए कि हम सेवक नहीं बना रहे हैं, हम इस भारत को सेवादार नहीं बना रहे हैं, हम इस भारत को वो बनाना चाहते हैं कि तुम प्रोड्यूस करो। जनता को जितनी उम्मीद थी बजट से, उतना लग नहीं रहा है कि ये जनता के फेवर में। सिर्फ सीएनजी सस्ती कर देना या ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक चीज़ें जो है सस्ती कर देना, या 7 लाख पर सालाना वाले व्यक्तियों को टैक्स ना भरने की छूट दे देना काफ़ी है आपकी नज़र में? देखिए, भारत में जनता जो है ना, ये बहुत बड़ा विस्तार है यहाँ का। यहाँ पर मजदूर करने वाले उसको विश्वकर्मा योजना लेकर के आए हैं, ये सबसे नीचे तबके की बात करता हूँ। फिर उसके बाद खेती करने, किसान करने वाले उनके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज। उसके ऊपर जो रोजगार छोटे करते हैं उसके लिए एमएसएमई के लिए।
और मज़े की बात, पहली बार दिल्ली और विभिन्न शहरों के प्रदूषण को भी बजट में इस बार एड्रेस किया गया। अगर ग्रीन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर जो पराली को हम उत्पादक बनाएंगे, खाद बनाएंगे, उसके लिए भी योजना दी गई। तो दिल्ली के प्रदूषण के लिए जो अक्सर बात होती थी, उस प्रदूषण को भी आज संसद में बजट में एलोकेट किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो जनता के लिए है। उसके अलावा एक माप देखा जाता है, थोड़ा सा जो पैसा है, जिसको जो पैसे बाज़ार में स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं, तो आज 1100 पॉइंट तक उछाल है, 1000 तक, और जब बंद हुआ है तो 1000 तक आया है। तो आप समझिए कि जो वो वर्किंग क्लास है, जो सेवादार है, उसके वो भी खुश है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी आ गया। और दूसरी चीज़, अगर आप एक काम कर रहे हैं, आपने सड़कों पे दिया, इंफ्रा पे किया, डिजिटल पे किया, तो इसका फैसिलिटेट कौन हो रहा है? तो देश की जनता ही हो रही है। यदि ये कहना कि जनता खुश नहीं है, तो हमारा सेंसेक्स क्यों उछाल आ रहा है? हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, आईएमएफ, अब सड़क छाप कोई अनर्थशास्त्री होगा, उसकी बात मैं नहीं कहूँगा, आईएमएफ वो कह रहा है कि भारत सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। कल ही आईएमएफ की रिपोर्ट आई है और इस बजट में आईएमएफ की सारी जो बातें हैं वो सामने आ रही है। आप देखिए, कोस्टल इलाके से लेकर लद्दाख में जो सोलर पैनल लगा करके लोग हैं, उसको एड्रेस किया जा रहा है। बिहार के लोग मजदूर आते हैं, उसको, यूपी के मजदूर आते हैं, उसको विश्वकर्मा योजना से जोड़ा जा रहा है, पीएम विकास योजना से। तो आप किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र अछूता रह गया, इसको समझना होगा। विद्यार्थियों के लिए डिजिटल, जो ट्राइबल, सबसे पहली बात कि देखिए कि ट्राइबल इलाका, वहाँ पर जहाँ पर अशिक्षा थी, जहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाते थे, वहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एक एकल विद्यालय चलाता था। एक थैला और कुछ 100,000 रुपये दे करके उनको बोला जाता था, तो जाओ तुम जो ग्रामीण इलाके हैं, सुदूर इलाके हैं, वहाँ पे पढ़ाई करो। आज उनको सरकार में एकलव्य विद्यालय बना करके लाया जा रहा है। तो आप, जो लोग एकलव्य के नाम पे राजनीति करते थे, जातियों को तोड़ने का काम करते थे, अगड़ी पिछड़ी के, वो सिर्फ एकलव्य का नाम ले रहे थे। लेकिन यह सरकार ने एकलव्य को योजना से जोड़ करके एकलव्य के नाम पर ही उस व्यक्ति को, उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा दिया कि तुम्हें शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार, रेलवे में रोजगार आना है, स्कूलों में रोजगार आना है, डिजिटल लाइब्रेरी में रोजगार आना। और देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं कहा गया कि हम डिजिटल लाइब्रेरी बनाएं, उससे पुस्तकें कहाँ आएंगी, तो उसके लिए भी कहा गया कि नेशनल बुक ट्रस्ट है, बाल पुस्तक आयोग जो है वो देगा। तो एनबीटी से उसको लिंक भी कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं है कि जिसको यह बजट नहीं छू रहा है। राजनीतिक परिवेश में, पॉलिटिकल सिनेरियो में, राजनीतिक चुनाव का एक माहौल होता है, चुनाव को टारगेट किया जाता है। आप कह सकते हैं कि ये चुनाव के पहले का था इसलिए, लेकिन सच्चाई यही है कि नरेंद्र मोदी चुनाव को लेकर के करते हों, ऐसा मुझे नहीं दिखता। इनकी साख थी उत्तर प्रदेश चुनाव, तब तो इन्होंने टैक्स में नहीं दिया। इनकी चुनाव तो गुजरात, तब तो इन्होंने टैक्स में रिवर्ट, सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे टैक्स चुकाने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान में दिक्कत ये है कि जितनी 30 लाख की कारें खरीदने वाले की संख्या जितनी है, उतने लोग टैक्स नहीं देते हैं। अब टैक्स स्लैब कम किया जाएगा तो एक डेटा कलेक्ट होगा। देखो, 2 तरह के दिया गया, एक 7 लाख की छूट है, एक 3 लाख पे भी टैक्स लगेगा। हमारे पास जब डेटा आता है, उसके बाद हम उस पर काम कर सकते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है, इसको क्या फैसिलिटेट करना है, और मार्केट रन पता चलता है। देखिए, हमारे यहाँ और सबसे पहली बात और एक महिलाओं को, पहले नरेंद्र मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोला, उसको बैंक तक लेके आए। अब जो महिलाएं हैं वो छोटे छोटे अपने घर खर्चे से बचा के कुछ पैसा जो जमा करती है, वो 2 लाख तक उसको सम्मान के खरीद, जैसे किसान पत्र होता था वैसे वो खरीद लेंगी। 2 लाख पर उसको 7.5%। अब बता दीजिए कि कौन सा 7.5% इंटरेस्ट दे रहा है अभी के डेट। हाँ, इसमें एक और मैं चाहूँगा कि आगे इसमें क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, अभी आई नहीं है, कि क्या वो टैक्स में आएगा या फ्री में आएगा जो इंटरेस्ट है। मुझे लगता है कि जिस तरह से पीपीएफ और ईपीएफ ई कहते हैं, इन्वेस्ट करना एग्जम्प्टेड, इन्वेस्ट रिटर्न आना जो एग्जम्प्टेड होता है, तो इसमें भी एग्जम्पशन होना चाहिए। ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, चूँकि बजट को समझना, देखिए बजट में हर व्यक्ति का अपना सोच होता है। कुछ जो जवान लड़के होते हैं वो ये सोचते हैं सिगरेट की दाम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कुछ जो होते हैं सिनेमा का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कुछ को लगता है कि मैं जब इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो डेली का शेयर मार्केट में कर रहा हूँ उसको क्या फ़ायदा हुआ। कुछ ये सोचते हैं कि यार मैं जो कमा रहा था 5 लाख, आज मेरी सैलरी 4,99,000 है, कल 5 लाख होगी तो मेरा टैक्स कट जाएगा, उसके लिए भी एग्जम्प्टेड है। तो
आपको सर्वस्पर्शी जब बजट बनाएंगे तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या है ना कि आप कुछ भी कर लीजिए, बाद में क्या आता है, बाद में ये आता है कांग्रेस का सुबह 9 बजे 9:30 बजे वित्त मंत्री जी अगर कैबिनेट में गई होंगी तो सुबह 7:30 बजे ही कांग्रेस नेताओं ने लिख दिया होगा ये बजट भारत को डुबा देगा। वहाँ ममता बनर्जी लिख चुकी होंगी बंगाल को कुछ दिया नहीं। केसीआर जो प्रधानमंत्री वो कह चुके क्या, अरे हमारा साउथ में कोस्टल में कुछ मिला नहीं। तो ये भारत में हर चीज़ को नकारने की जो प्रवृत्ति है वो लोग नकारे जा रहे हैं, और जो इसको फ़ायदा पहुंचता है जो आम मध्य वर्गीय, निम्न मध्य वर्गीय, निम्न वर्गीय और उच्च वर्गीय, आप किसी इंडस्ट्रीज को गाली दे करके देश नहीं चला सकते। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी जो यूपी के किसान हैं उनकी कर्ज माफ़ी और बिजली की माफ़ी की भी बात चल रही है, आपको क्या लगता है ये भी चुनाव का ही एक नज़रिया होगा कि हाँ चुनाव आ रहे हैं तो चलो किसानों के लिए थोड़ा सा लॉलीपॉप बांट देते हैं? अगर लॉलीपॉप ही देना होता तो आज खड़े होकर के बजट में अनाउंस कर दिया जाता जो है सब माफ़, तुम लोन लियो माफ़, तुमने गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया है माफ़। क्यों 20 लाख करोड़ किसानों को दिया जा रहा है? आपको मोदी सरकार बैसाखी नहीं देगी, इस बात को समझो। आपको व्यापार करना है, आपको कृषि में काम करना है, आपको खादान करना है, आपको खाद चाहिए, आपको पैसा मिल जाएगा। अब आपको एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब कोरोना काल में 3 लाख करोड़ रुपए का जब इन्होंने सैंक्शन किया था कि हम आर्थिक मदद करेंगे लोगों को, तो एक व्यक्ति ने कहा कि 3 लाख करोड़ रुपए देने की क्या ज़रूरत थी, सबको 1-1 करोड़ रुपए दे देते हिंदुस्तानी को, सब खुश हो जाता। तो अब बताइए कि हिंदुस्तान में 1-1 करोड़ रुपए अगर सबको दे देगा तो फिर आलू उपजाने वाला आलू उपजाएगा नहीं, तो आलू कितने रुपए किलो खरीदोगे अगर आपके पास और सबके? तो आपको ये कहता है कि आप आलू उपजाओ, हम उसमें क्या मदद करेंगे, हम आपको खाद देंगे, बीज देंगे, आपको ट्रेंड करेंगे। दूसरा जो मजदूर है उसको कहो कि हम कुछ नहीं करो, तुम घर बैठे हम तुमको पैसा दे देंगे 5,000 रुपया, तुम मस्त पिए रहो, दारू 1 पर 1 फ्री। आप ये चाहते हैं? या फिर आपको स्किल्ड करें, आपका जो सोशल सिक्योरिटी का जो मामला है उसमें हम क्या दे सकते हैं उसके लिए अलोकेट करो, ट्रेंड करो, ताकि जब दूसरे इन्वेस्टर्स आएंगे। अब भारत को जब आप देखिए पूरे दुनिया में IMF कह रहा है कि पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था धीरे पड़ रही है, भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और सेकंड नंबर चाइना है। चाइना वुहान वायरस से के नाम से डूब गया, लोग वहाँ जाना नहीं चाहती, कंपनियाँ भाग रहे क्योंकि वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ पर तानाशाही है कम्युनिस्ट की। तो सारी जब कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े व्यापारी हैं, वो हिंदुस्तान आएंगे, व्यापार करेंगे, तो फ़ायदा किसको होगा? आप उसको कैसे नकार सकते हैं? आज सूट बूट की सरकार, अरे इसी सूट बूट की सरकार ने तो समाजवाद की असली परिभाषा और एकात्म मानववाद से जोड़ करके देखा कि दिल्ली की प्रदूषण, मछुआरे का दर्द और मत्स्य पालन को जो काश्तकार हैं, जो आर्ट करते हैं, जो हस्तकरघा चलाते हैं, उनको भी दे रहा है। तो ये सूट बूट की सरकार है, लेकिन जो पैदल चप्पल वाले हैं उसको सूट बूट कैसे पहनाना है, ये वो सरकार है कि उसको सूट बूट पहनाने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। ये बजट लिटरली मैं कहता हूँ कि मैं खुश हूँ। मुझे जो बेनिफिशियल पर्सनल बेनिफिट हुआ है वो उसके लिए भी, और वो लेकर के जब हम अपने भविष्य को लेकर के देखते हैं उसके लिए क्या फ़ायदा हो रहा है, जब उन दोनों चीज़ों को देखते हैं तो एक तो व्यक्तिगत हित और राष्ट्र हित दोनों को मिला करके ये बजट बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है।